संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले एपिसोड में हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में चर्चा की। अब इस समय हम इस एपिसोड में धर्मेतर साहित्य की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न दौर में, इतिहास के विभिन्न दौर में जो धर्मेतर साहित्य लिखे गए हैं। दरअसल धार्मिक साहित्य का उद्देश्य अपने धर्म के नियमों का, अपने धर्म के अच्छाइयों का, अपने संसाधनों का उपदेश देना था और उनकी स्थापना करनी थी। जो मुख्य उद्देश्य था वह धर्म का ही गुणगान करना था। इसलिए उसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का बहुत छोटा छोटा अस्फुट उल्लेख कहा जाए तो किया गया, क्योंकि उनका उद्देश्य ही अलग था। तो इस दौर में जो विभिन्न सारे और भी ग्रंथ लिखे गए, उनमें तत्कालीन जो सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन भी है, आर्थिक जीवन है, समाज का जो जीवन है, विभिन्न जो वर्ग हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी मिलती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, उसमें मौर्य काल से पूर्व की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा है उसकी जानकारी मिलती है। एक और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। इसमें मौर्यकालीन जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ जीवन की घटनाओं का भी उसमें उल्लेख है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण है सोमदेव का कथा सहित सागर। शिवेंद्र का बृहद कथा मंजरी है। ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनसे मौर्यों के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश होता है। मौर्यों के शासनकाल का जो आदर्श था, जो शासन राजत्व की जो उनकी परिकल्पना थी, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उससे भी कुछ जो पूरी मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि राज्य जो है वो किस तरह से धनोपार्जन के लिए प्रयास करता था। जैसे वनों को साफ करा करके खेती योग्य जमीन को बढ़ावा दिया जाना, अतिरिक्त व्यय करके। और मौर्यों ने वैसी जगह भी खेती कराई जहाँ की खेती पहले नहीं होती थी, यानी खेती का सुधार किया गया, उसका विकास किया गया। सिंचाई साधनों में वृद्धि की गई, यातायात सुविधाओं में वृद्धि की, व्यापार की उन्नति हुई और सिक्कों के प्रचलन का भी उल्लेख है। उद्योग व्यापार पर सरकार का नियंत्रण था। तो ये सारे उल्लेख जो है इन साहित्यों से मिलते हैं। खासतौर पे अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त का है कथा सहित सागर, और क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इनसे मौर्यों के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। काव्यमंडक का एक उसी दौर का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथा नीतिसार, जो 400 से 600 एडी के बीच का है। इससे गुप्तों की जो प्रशासन प्रणाली थी उसकी जानकारी मिलती है। अश्वघोष का बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरणम और सौदरानंद के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त आप कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय है, रघुवंश है, कुमार संभव और मेघदूत है। भास एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत के नाटककार हुए हैं। पंचरात, धूतवाक्य, बालचरित, स्वप्नवासो दत्ता,
प्रतिमा नाटकम उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके बाद सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृतम है जो 10th सेंचुरी AD का है। ये अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ है। कालिदास का जो रघुवंश है उसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का उल्लेख उस तरह से तो नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक मिलती है। सोमदेव का जो कथा सरित सागर है या क्षेमेंद्र की वेद कथा मंजरी है, वेद कथा मंजरी में राजा विक्रमादित्य के परंपराओं की एक झलक मिलती है। शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है, दंडी का 10 कुमार चरित है, इसमें तमाम तत्कालीन समाज की दशाओं का चित्रण है। भारवी का किरातार्जुनीयम है। गुप्त काल के बाद का इतिहास जानने के ये सारे ग्रंथ प्रमुख साधन हैं। राजकवियों द्वारा ये बहुत सारे जो जैसे हमने कालिदास के का नाम लिया या अन्य सारे जो हैं, इनके ये अधिकांशतः जो है वो राज्यों से किसी राज घराने से जुड़े हुए थे, राज्यों के दरबारी थे, तो अपने संरक्षकों के जीवन चरित और इतिवृत्त आदि का भी वर्णन किया गया है। जैसे बाणभट्ट है, बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। वाक्पति का गौड़ बहु, इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मा का उल्लेख आता है। बिल्हर का विक्रमांगदेव चरित है। कल्याणी के चालुक्य नरीश विक्रमादित्य के जीवन की कथा है। या रामचरित जो संध्याकर नंदी का है, तो बंगाल के राजा रामपाल के जीवन की कथा उसमें है। इसके अलावा जयसिंह का कुमारपाल चरित्र है। हेमचंद्र का द्वयाश्रय काव्य है, ये गुजरात के कुमारपाल के बारे में है। पद्मगुप्त का नवशाना शांक चरित्र है, इसमें परवाना वंश का उल्लेख मिलता है। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज विजय है, जो जैनिक द्वारा लिखा गया था। और जैनिक जो है वो आप जानते हैं कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन होता है। इन जीवन चरित्रों से तत्कालीन राजनीतिक दशा का ज्ञान होता है। हालांकि इनमें कुछ अतिशयोक्तियां भी हैं, इन्हें हम आधुनिक दृष्टि से शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी तत्कालीन इतिहास को जानने के एक प्रमुख स्रोत के रूप में है। एक जो और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे प्राचीन काल के जो अन्य जो साहित्य है, कल्हड़ की जैसे राजतरंगिणी है, इसमें कश्मीर का इतिहास 1149-50 का है। इसमें इसको कहा जा सकता है कुछ हद तक शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में, जो इसे स्वीकार किया गया है। उसमें कश्मीर के राजाओं का के उनके गुण दोषों का निरपेक्ष भाव से निष्पक्ष विवेचन किया गया है। और भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमारी वैज्ञानिक जो उपलब्धियां थी उनका ज्ञान होता है। जैसे आर्यभट्ट का आर्यभट्टीयम है, बारामीर की बृहद संहिता है, जो खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी है। इसके अलावा कामसूत्र की रचना, भेषज को लेकर के, यानी औषधीय चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भारत का नाट्यशास्त्र और शिल्प शास्त्र की बहुत सारी रचनाएं भी इस दौर में लिखी गई है। इतिवृत्तों का भी एक बड़ा इतिहास है। गुजरात में अनेक इतिवृत्त लिखे गए, जिन्हें रासमाला कहा गया। ऐसे सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी है, हरि सिंह का सुकृत संकीर्तन है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है, जय सिंह का हमीद मर्दन, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि मैंने कहा, उदय प्रभु का सुकीर्ति कीर्ति कल्लोलिनी, बालचंद्र का बसंत विलास। ये सारे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों से गुजरात के में जो चालुक्य शासकों के राज्यकाल के इतिहास और वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लिखा गया था कृषि पराशर करके,
और उससे जो है बंगाल में कृषि के विकास के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो पारिवारिक जीवन है और जो औषधीय ज्ञान है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है कृषि पाराशर से मिलती है। सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी जो है चचनामा से मिलती है, जो अरबों द्वारा अरबी में लिखा गया सिंध का इतिहास है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य का जो हम निदर्शन करते हैं, ये राजनीतिक इतिहास को लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश मिलता है। एक कारण और भी है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ विभिन्न प्राप्त होते हैं उनमें एक तो तिथि का अंकन नहीं है, कब वो रचे गए उनकी रचना तिथि का अंकन नहीं है। दूसरी चीज़ है ये लोकलाइज्ड है, इनकी जहाँ रचना हुई उसी क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। एक चीज़ और भी है कि ग्रंथों की चूंकि पहले एक बार लिखा गया उसकी फिर प्रतिलिपियाँ बनती हैं, तो प्रतिलिपि करने वालों ने कुछ अपनी तरह से जोड़ दिया और मूल पाठ को किनारे करके अपनी ओर से जोड़ दिया, तो उसके कारण जो है उसका जो मूल पाठ में क्या कहा गया, लेखक ने क्या वस्तुतः लिखा था, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ, अधिकांश ग्रंथों में जो है ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, संगम, इन सब में जो है स्तरीकरण की भी समस्या होती है। अब जैसे ऋग्वेद का जो है फर्स्ट और दशम मंडल अन्य खंडों की अपेक्षा पर्वतीय माने गए हैं। महाकाव्यों में तो ये स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि इनकी रचना प्रक्रिया सदियों तक चली है। आपने देखा कि 200 से लेकर के 400 AD तक। बौद्ध जातक कथाएं ये विभिन्न समय के प्रतीक होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न स्तर प्राप्त होते हैं। तो ये सीमाएं तो हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जो समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है और ये जो विभिन्न ऐतिहासिक जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, जिनसे यद्यपि राजवंशों की वंशावलियों के निर्माण में सहायता नहीं मिली है, किंतु तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के निर्माण में उनके जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है, और जिससे हम एक ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण तो कर सकते हैं।